अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, तो उसमें हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात करते थे कि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता था। यानी हम देखते थे कि जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता था उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर कोई भी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता था। लेकिन अब हम जब एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम बात करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स में एक और जगह भी होती है जहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक इजीली कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ही अटैक करे, एक और साइट जो है वो मौजूद होती है जिस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इजीली अटैक कर सकता है। तो वो जगह जो है वो कौन सी है? अल्काइल हैलाइड में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ा कार्बोनेटेड ही अल्काइल हैलाइड हो, बीटा कार्बन भी हो सकती है। तो अगर अल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या हो, बीटा कार्बन हो, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगी होगी वो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन होगी। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है जब वो आएगा तो वो किस पे अटैक करेगा, फिर बीटा कार्बन के साथ जो लगी हाइड्रोजन है उस पे अटैक करेगा। जैसे बच्चे हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है। सपोज़ करें 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन्स के साथ जो है वो यहाँ पे क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है, कोई भी हैलोजन लगा हुआ है। आपको पता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके साथ वाली कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन, और नेक्स्ट वन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, बीटा कार्बन होगी। तो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको फिर हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन है उस पर जब हम बात करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सपोज़ करें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो है वो रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हो रहा है। तो होगा क्या कि दोनों एडजेसेंट कार्बन से रिमूवल होगा। अब सपोज़ करें हम कहते हैं एक कार्बन से जो है वो हैलोजन का रिमूवल हो रहा है और दूसरी कार्बन से जो है वो किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से रिमूवल किसका हो जाएगा, HBr का, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। अब देखें इस कार्बन के पास भी जो है वो कितनी हाइड्रोजन रह गई हैं, 2 हाइड्रोजन, और दूसरी कार्बन के पास भी कितनी हाइड्रोजन रह गई हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इनके बॉन्ड्स जो हैं वो पहले की निस्बत क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट में आपके पास क्या आती है, अल्कीन आती है। सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनने की बजाय आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होता है, अल्कीन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो 2 कार्बन वाली चेन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ रहे थे तो हमने SN2 मैकेनिज़्म पढ़ा। तो बिल्कुल E2 मैकेनिज़्म भी जो है वो इसी तरह से है जैसे कि SN2 मैकेनिज़्म था। SN2 मैकेनिज़्म में हम बात करते थे कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो और लिविंग ग्रुप जो है वो दोनों एट अ टाइम जो है वो लीव कर रहे होते हैं। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक ही टाइम पे अटैक कर रहा होता है और उसी टाइम पे जो है वो कोई भी जो लिविंग ग्रुप है वो अपनी जगह से लीव कर रहा होता है। तो यानी ये स्टेप, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, E2 रिएक्शन भी SN2 की तरह से क्या होगा, सिंगल स्टेप होगा। जैसे सपोज़ करें हमने यहाँ पे किसको लिया है, हमारे पास कोई भी क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ये आपके पास जो है वो हैलाइड ब्रोमीन लगा हुआ है और जो अल्काइल ग्रुप है वो आपके पास कौन सा है, इथाइल है। अब हम कहते हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल बी आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जब इस न्यूक्लियोफाइल ने इस बीटा हाइड्रोजन पे अटैक किया तो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्सेस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र करके इस हैलोजन के पास जाएंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास जो है वो क्या बनेगा, ब्रोमाइड आयन बनेंगे, और ये वाली हाइड्रोजन और ये न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, BH बनाएंगे। और पीछे जो है वो देखें आपके पास क्या रह जाती है, कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन और उसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। तो दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी प्रोडक्ट में आपके पास क्या बनती है, अल्कीन बनती है।
तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो आपके पास दो जो हैं वो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एक तो ये अल्काइल हेलाइड है और दूसरा आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इट्स मीन कि इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी आपके पास क्या होगी, 2 होगी। यानी ये जो रिएक्शन है ये आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करने वाला रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, E2 रिएक्शन को हमने क्या कहा है, ये क्या है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन में। एक आपके पास क्या था, अल्काइल हेलाइड मॉलिक्यूल है और दूसरी क्या है आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ये यहाँ पे E2 रिएक्शन की हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही होती है किस किस पे, एक तो न्यूक्लियोफाइल पे और दूसरा आपके पास किस पे, अल्काइल हेलाइड पे। क्योंकि ये क्या है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। तो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में आपके पास दो ही चीज़ें हैं, एक अल्काइल हेलाइड है और एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे भी और अल्काइल हेलाइड पे भी डिपेंड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या था, E2 मैकेनिज़्म था, ये बिल्कुल एज इट इज़ SN2 की तरह से है। इसी तरह से हम E1 मैकेनिज़्म की भी बात करेंगे। जब हम E1 रिएक्शंस की बात करते हैं, E1 मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे SN1 मैकेनिज़्म में आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फार्मेशन होती है और सेकंड स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है। तो इसी तरह से इसमें भी होगा, हमारे पास जो है वो क्या होगा, कोई भी टर्शियरी अल्काइल हेलाइड है, यहाँ पे भी क्या लगा है, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो टर्शियरी अल्काइल हेलाइड्स की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करेगा और आपके पास क्या होगी, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी। तो ये भी CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी क्या लग जाता है, CH3, और कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स हैं वो पहले की निस्बत क्या रह गए हैं, कम रह गए हैं। अब हम इसी कार्बोकेटाइन को लेंगे तो देखिए, पहली कार्बन के साथ आपके पास कितनी हाइड्रोजन लगी हुई हैं, 3। दूसरी कार्बन है तो इसके साथ भी एक CH3 ग्रुप है और इसके साथ भी एक CH3 ग्रुप है। ये कार्बोकेटाइन बना है। अब कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, इस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। तो जब ये बीटा कार्बन की हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैक करेगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में। अब इस कार्बन के पास हमारे पास सिर्फ कितनी हाइड्रोजन रह गई हैं, 2 हाइड्रोजन रह गई हैं और सेकंड कार्बन के साथ जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनके दरमियान जो है वो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप को ही फिर हम क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो भी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, अल्काइल हेलाइड पे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में, स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ हमारे पास कौन है, अल्काइल हेलाइड है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेप में जो है वो अटैक करता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो E1 मैकेनिज़्म है वो टर्शियर अल्काइल हेलाइड शो करते हैं, बिल्कुल SN1 की तरह से। और जो हमारे पास E2 मैकेनिज़्म था वो कौन शो करते थे, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स, जैसे कि SN1 मैकेनिज़्म में आपने पढ़ा था। ये आपके पास थे एलिमिनेशन रिएक्शंस, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।